नमस्कार, मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और आज के इस वीडियो में हम टैक्सेशन के तीसरे भाग की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं मेथड्स ऑफ टैक्सेशन ऑन गुड्स। किसी भी सामान के ऊपर जो टैक्सेशन लगता है तो वो किस तरीके से लगता है। दो तरीके होते हैं, एक तो है एड वोलेरम टैक्स और दूसरा है स्पेसिफिक ड्यूटी। चलो समझते हैं एड वोलेरम टैक्स क्या होता है। तो जब भी किसी वस्तु की कीमत पर जो टैक्स लगता है तो उसे एड वैलोरम टैक्स कहते हैं। जी हाँ, द वैल्यू ऑफ गुड्स इज टैक्स इज कॉल्ड एज एड वैलोरम टैक्स। इसका मतलब यह है कि आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस किया उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है। आपने कितना बेचा उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा है। आपने कितना इंपोर्ट किया इसको कंसीडर नहीं किया जा रहा है। क्या कंसीडर किया जा रहा है कि आपके जो वस्तु है उसकी कीमत क्या है, तो उस कीमत पे जो टैक्स लगता है उसे एड वैलोरम टैक्स कहते हैं। इफ टैक्स इज लेविड एज ए परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, सोल्ड और इंपोर्टेड, देन इट इज कॉल्ड एज एड वैलोरम टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर टैक्स 10% है वैल्यू ऑफ द कार के ऊपर, तो रेवेन्यू इंक्रीज तभी होगा जब कार की प्राइस इंक्रीज होगी, तभी रेवेन्यू इंक्रीज होगा। इस केस में कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर किसी कार की प्राइस 2 लाख रुपए है, उसके ऊपर 10% टैक्स लग रहा है प्राइस के ऊपर, मतलब एड वैलोरम टैक्स 10% है, तो टैक्स का अमाउंट जो है वो होगा ₹20,000। अगर उस कार की प्राइस बढ़ जाती है, 4 लाख रुपया हो जाती है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसकी अमाउंट होगी 40,000 रुपए, क्योंकि 4 लाख के ऊपर 10% जो है वो 40,000 रुपए होता है। यह है एड वैलोरम टैक्स जो कीमत को कंसीडर करता है। आइए अभी स्पेसिफिक ड्यूटी को समझते हैं। स्पेसिफिक ड्यूटी में क्या होता है कि यहां पे वस्तु की कीमत को ध्यान में नहीं रखा जाता है, यहां पे क्वांटिटी ऑफ गुड्स को ध्यान में रखा जाता है। यहां पे ध्यान में रखा जाता है कि कितनी वस्तु का उत्पादन हुआ है, या कितनी वस्तु बेची गई है, या कितनी वस्तु को इंपोर्ट किया गया है। इसका मतलब है ये एक फ्लैट रेट है। इट इज अ फ्लैट रेट पर यूनिट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड और इंपोर्टेड रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू, तभी इसी को स्पेसिफिक ड्यूटी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आयरन के ऊपर टैक्स लगाया है, 1 किलोग्राम आयरन के ऊपर 2 रुपया टैक्स लगाया है। इसका मतलब है 2 किलोग्राम आयरन होगा तो उसके ऊपर हम 4 रुपया टैक्स कलेक्ट करेंगे। सपोज 1 मीटर कपड़ा है, उसके ऊपर 3 रुपया का टैक्स लगा हुआ है, तो इसका मतलब है 2 मीटर कपड़ा होगा तो उसके ऊपर 6 रुपए का टैक्स लगेगा। तो यहां पे रेवेन्यू इंक्रीज ओनली विद द नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज, नॉट द इंक्रीज इन द वैल्यू। कि नंबर बढ़ेगा तो ही टैक्स का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा, कीमत बढ़ने के ऊपर ये टैक्स का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो नहीं बढ़ता है। जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एक कार है, 2 लाख रुपए की कार है और उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है कि उसकी कीमत पे लगेगा तो एड वैलोरम हो जाएगा, लेकिन एक कार के ऊपर सपोज 10,000 रुपए का टैक्स लगा हुआ है, तो 2 लाख रुपए की कार 4 लाख रुपए भी होती है तो भी उसका टैक्स कलेक्शन उतना ही होगा। लेकिन हाँ, अगर एक की जगह 2 कार अगर बिकेगी तो फिर उसका टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ेगा। जैसे एक कार के ऊपर 10,000 रुपया टैक्स था, 2 कार बिकी तो 20,000 रुपए मिलेगा। तो कार की प्राइस कितनी हो गई है इससे मैटर नहीं करता है, कार कितनी बेची गई है इसके ऊपर मैटर करता है। तो स्पेसिफिक ड्यूटी में क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर टैक्स लगता है, जबकि एड वैलोरम में क्या होता है, तो वहां पे वैल्यू, वहां पे कीमत के ऊपर टैक्स लगता है। तो चलो अब समझते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में समझते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इफ द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस लाइज ऑन द सेम पर्सन देन इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। कि अगर एक व्यक्ति के ऊपर कर लगता है और सेम व्यक्ति जो है उस कर को चुकाता है तो उसे बोला जाता है कि ये डायरेक्ट टैक्स है। भारत में डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं। जैसे जो गरीब होता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, और जिसकी इनकम बढ़ती रहती है उसके ऊपर टैक्स लगता है, और जिसकी और ज्यादा इनकम होती है उसके ऊपर और ज्यादा टैक्स लगता है। चलो पहला डायरेक्ट टैक्स समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स में पहला टैक्स जो है वो है इनकम टैक्स। इसे पर्सनल इनकम टैक्स भी कहा जाता है।
तो जो हमारी पर्सनल इनकम होती है इंडिविजुअल की, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे हम पर्सनल इनकम टैक्स कहते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं इट इज ए टैक्स ऑन द पर्सनल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, पार्टनरशिप फर्म, तो ये सब टैक्सेशन को हम बोलते हैं इनकम टैक्स है। हमारी एक साल की जो भी इनकम होती है उन सब का टोटल किया जाता है और उसके ऊपर उसकी जो टोटल इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स भरा जाता है। ये इनकम टैक्स है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, तो कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर होता है। अब कंपनी का प्रॉफिट दो प्रकार से देखा जाता है, एक तो होता है ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा होता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल प्रॉफिट, कि जो भी टर्नओवर होता है उसमें खर्चे अगर माइनस कर दिया जाए और जो एडिशनल इनकम का पोर्शन रहता है उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, टोटल प्रॉफिट। अब क्या होता है, कंपनी बहुत सारे ऐसे खर्चे भी करती है जिसमें टैक्स कंसेशन, टैक्स रिबेट, कर की छूट मिली होती है। उसको अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं तो जो हमें रकम मिलेगी उसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। और ये नेट प्रॉफिट होता है जिसके ऊपर टैक्स लगता है। तो कॉर्पोरेट टैक्स में क्या होता है, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है, उस नेट प्रॉफिट के ऊपर जो कर लगाया जाता है, जो कर वसूला जाता है, उसे हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं टैक्स ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट टैक्स। लेकिन एक समस्या बीच में आ गई कि होता क्या था कि जो टैक्स कंसेशन के खर्चे होते थे, जो टैक्स रिबेट वाले खर्चे होते थे, वो कुछ कंपनियां ज्यादा ही करती थी और कुछ कुछ कंपनियां तो इतना ज्यादा करती थी कि ग्रॉस प्रॉफिट तो अच्छा खासा उनका होता था, लेकिन उनका जब टैक्स कंसेशन वाले खर्चे माइनस करते थे तो उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आता था वो बहुत कम आता था या कभी कभी जीरो भी आ जाता था। तो ऐसी कंपनियों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो एक तरह का ये टैक्स अवॉइडेंस देखने को मिल रहा था। ये हमारे टैक्सेशन लॉ में एक लूप होल दिख रहा था। और ऐसी कंपनी जो बहुत ज्यादा, जिसका ग्रॉस प्रॉफिट तो अच्छा खासा है लेकिन टैक्स कंसेशन में इतना ज्यादा खर्चा कर दिया कि जिससे उनका नेट प्रॉफिट या टैक्सेबल प्रॉफिट जो है वो बहुत कम हो जाता है या कभी कभी जीरो हो जाता है, तो ऐसी कंपनियों को जीरो टैक्स कंपनी कहा जाता है। और इनको कर के दायरे में लाना बहुत जरूरी था क्योंकि सारी कंपनी जो है वो कर के दायरे में रहे और सरकार के रेवेन्यू को भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसी जीरो टैक्स कंपनी को कर के दायरे में लाने के लिए सरकार ने मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। 1996-97 में सरकार ने मैट इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब यह है कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट जीरो है या बहुत कम है उनको नेट प्रॉफिट के ऊपर नहीं टैक्स चुकाना है, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो उनके ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर लगाया जाएगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, जिसे प्यार से मैट कहा जाता है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि यदि सरकार किसी कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगाती है तो उसे कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है। लेकिन कोई जीरो टैक्स कंपनी हुई तो उसके नेट प्रॉफिट पे नहीं, लेकिन एक मिनिमम टैक्स रेट जो है वो उनके ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर लगाएगी तो उसे मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स कहा जाएगा। बाद में सरकार ने ये सेम काइंड ऑफ मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, ये दूसरी कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी लगाया। जैसे कंपनी के ऊपर लगाया तो उसे मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स कहा जाता है, लेकिन सेम प्रोविजन अगर दूसरे कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जैसे कि पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या दूसरी कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। तो कहने का मतलब यह है कि मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स और अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स एक जैसा ही है। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स कंपनियों के ऊपर लगता है, कंपनी के ऊपर लगता है, जबकि अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स वो दूसरे कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगता है। अब बात करते हैं वेल्थ टैक्स की। वेल्थ टैक्स क्या होता है? यदि किसी इंडिविजुअल की एक्यूमुलेटेड वेल्थ बहुत ज्यादा हो जाती है, लाइक ₹30 लाख से भी ज्यादा हो जाती है, तो उसके ऊपर 1% का टैक्स लगता है जिसे वेल्थ टैक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स।
फ्रिंज बेनिफिट टैक्स में क्या होता है कि यदि किसी की नौकरी लगती है किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में तो उसको अच्छी खासी सैलरी तो मिलती है, लेकिन सैलरी के अलावा जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होते हैं, जो कंपनी होती है, वो उसको बहुत सारी फैसिलिटी भी देती है। जैसे कार की फैसिलिटी दे दी, उसे फ्लैट दे दिया, उसे वैकेशन पे भेज दिया। तो ये सब भी एक तरह का इनकम है, एक तरह का बेनिफिट है। तो सैलरी के ऊपर जो भी फैसिलिटीज मिलती है उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है इसे फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कहा जाता है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के बाद नेक्स्ट टैक्स है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे STT भी कहा जाता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में क्या होता है कि शेयर मार्केट के शेयर, जैसे शेयर खरीदना, शेयर बेचना, तो सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने पे जो कर लगता है उसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहा जाता है। उसी तरीके से एक और टैक्स है जिसे कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहा जाता है, CTT कहा जाता है। तो कमोडिटी मार्केट में जब हम कमोडिटी को खरीदते हैं या बेचते हैं और उस ट्रांजैक्शन के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहा जाता है। ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं। इसके अलावा एक और कर है जिसे कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। तो कोई भी एसेट को खरीदना या बेचना, कोई भी एसेट को खरीदते हैं और बेचते हैं और उसमें अगर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। ये सारे टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस हैं। आज का ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसको ध्यान से सुनने के लिए और देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।